दो चीज़ों के बारे में बात करी हुई है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर। पहली चीज़ तो ये कि जब हम रिलेट करते हैं नॉर्मल एफएक्स से, नॉर्मल एफएक्स से रिलेट करा जाए तब, और दूसरी चीज़ जब डेरिवेटिव से रिलेट करा जाए तब। तो पहली चीज़ बोलती है कि मान लो ये है फंक्शन, मैंने डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ पिक करी और कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वाई की वैल्यूज़ देखी उस पे कि क्या क्या बन रही है। तो अगर लेफ्ट से राइट जाते वक्त x1 से x2 फिर x3 फिर x4 फिर x5 इस तरीके से जाते वक्त अगर मुझे ये fx1 fx2 मतलब y की वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ बढ़ती हुई नज़र आती हैं, मतलब कि y1 की वैल्यू छोटी है y2 से, मतलब आगे जाते टाइम वो वैल्यूज़ बड़ी हो गई तो मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर वो छोटी वैल्यूज़ हो गई कि मतलब y2 से x2 से x3 जाते टाइम y2 तो बड़ा था और y3 छोटा है, तो मतलब हो रहा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो हो गई वैल्यूज़ अगर मैं fx से रिलेट करके चलूँ क्वेश्चन को। तो दूसरी चीज़, अगर मैं डेरिवेटिव से चेक करना चाहूँ तो उस केस में हमको x और y की वैल्यूज से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखते हैं इंटरवल्स। इस इंटरवल में जो भी हमारा फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ज़ीरो से छोटा है या बड़ा है, उसके बेसिस पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन कर देते हैं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इंक्रीजिंग, लेस देन ज़ीरो है तो डिक्रीजिंग, और इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो कांस्टेंट। डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, और ये वाला कांस्टेंट। एक छोटा सा आपको इस पर एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूँ कि हम बोलना क्या चाहते हैं। रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, जैसे पीछे लिया था। x1 x2 x3 x4, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज भी होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है ना। सो हम ऐसा करते हैं, पॉइंट बना देते हैं। इसको बना दिया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। हेयर ए पॉइंट ऐसा करते हैं, इसको 2 बनाया और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चल रही है 10। इफ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हो तो ताने अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हम हमने एक चीज़ पढ़ी थी इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो वाला कंसेप्ट आ जाता है बीच में। इज इक्वल्स टू है तो इंक्रीजिंग, और सिर्फ ग्रेटर देन है तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इंक्रीजिंग, और सिर्फ ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बी कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, 2 से तो बड़ा ही लेना है और y की वैल्यू थोड़ी छोटी है, तो ऐसा करते हैं इसको बना देते हैं 6। सी की वैल्यू 4 से बड़ी लेनी है, 6 ले लेते हैं, और यहाँ ए से भी बड़ी लेनी है तो 15 बना देते हैं। और डी की वैल्यू 8 कॉमा
ऐसा करते हैं, b से कम ले लेते हैं, 6 से छोटा इज, रैंडम वैल्यूज पिक कर ली मैंने कुछ भी। अब अगर मैं इसके फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से जाऊं तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो, मैंने हाईएस्ट या मिनिमम पॉइंट्स मतलब कि, या चलो ये चीज बाद में समझाता हूँ। फर्स्ट, अगर मैं fx वाले तरीके से जाऊं तो क्या होगा? x1 इज लेस देन x2, मतलब कि 2 इज लेस देन 4। इसका मतलब y1 और y2 के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? y1 है 10 और y2 है 6। 10 बड़ा है 6 से, मतलब कि y2 इज ग्रेटर देन y1 इज ग्रेटर देन y2। दैट मीन्स डिक्रीजिंग। x1 से x2 जाते वक्त फंक्शन कर रहा है डिक्रीज। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं x2 से x3 जाता हूं तो x2 तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा x3 से। इस केस के अंदर y2 और y3 को चेक करें तो y2 है हमारे पास 6 और y3 है हमारे पास 15। तो यहाँ पर आ गया y3 बड़ा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग। क्लियर? सर हर बार x का तो सेम ही आ रहा है तो x वाला बार बार शो करना ज़रूरी है? फिर हम जस्ट दिखाते हैं, इस चीज़ को शो करने का मतलब है x वाली चीज़ को, दैट वी आर रीडिंग ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है। x वाली चीज़ तो हमेशा सेम ही रहेगी। कभी अभी ना x2 इज ग्रेटर देन x3 का मतलब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो। आप ग्राफ को रीड कैसे करते हो? यहाँ से यहाँ आगे जाते टाइम रीड करते हो या उल्टा रीड करते हो? जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब देखते हैं ना हम। तो वो लिखने का तरीका है कि जैसे जैसे हम ग्राफ को लेफ्ट से राइट पर रीड कर रहे हैं तो x1 की वैल्यू छोटी है x2 से। ठीक है, क्लियर है या नहीं? ओके, नाउ मेरे पास फंक्शन तो है नहीं यहाँ पर, तो मेरे को फंक्शन भी एक रैंडम ही बनाना पड़ेगा। लेट से फंक्शन को ले लेते हैं, कुछ भी बना देते हैं। उस फंक्शन की शेप तो कैसी बनेगी पता नहीं, तो मैंने बना दिया x² प्लस 2x माइनस 3। सो f डैश x कितना बनेगा? 2x प्लस 2। ठीक है, इस फंक्शन को ऊपर वाले ग्राफ से रिलेट मत करना, क्योंकि उसकी शेप ज़रूरी नहीं कि इस वाले फंक्शन से बन जाए। ज़रूरी क्या मतलब, इस वाले फंक्शन से तो बनेगी। तो ये बस समझाने के लिए मैंने कर दी।
जो भी फंक्शन से रिलेटेड इंटरवल्स बनेंगे वो आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ पर आएगा नेचर ऑफ फंक्शन, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंटरवल्स ऐसा करते हैं, इंटरवल्स में ऐसा करता हूँ एक्स, इस क्वेश्चन में दो इंटरवल्स बनेंगे। इंटरवल्स बनेंगे कैसे वो बात की डिस्कशन है फिलहाल। लेट से -5 से लेकर -1 और -1 से लेकर इन्फिनिटी, कुछ भी इंटरवल्स बना दिए मैंने। ऊपर वाले ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए स्लोप नहीं निकाल सकते। सोनाक्षी क्या लिखा आपने? डी वाई बाई डी एक्स स्लोप को ही बोला जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो या स्लोप निकालो एक ही बात है। ग्राफ ड्रॉ करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में नहीं। ग्राफ कहीं पर भी ड्रॉ नहीं करना। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर भी उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर था ना, कोन है, सिलेंडर है, स्क्वायर है, स्फीयर चल रहा है, उन सब की फिगर्स ड्रॉ करनी होती हैं। ग्राफ तो वहाँ पर भी ड्रॉ नहीं करना होता। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर वो शेप्स हैं 3D वाली शेप्स, उन सब की फिगर्स ड्रॉ करनी होती हैं, अदरवाइज कुछ भी शो नहीं करना होता। y1 माइनस वाई एक्स वन माइनस एक्स से स्लोप नहीं आएगा। साक्षी एक्चुअली ना ये क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए आपको लिया, अदरवाइज आपको फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं होंगे, आपको फंक्शन गिवन होगा और इंटरवल्स आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जो इंटरवल्स हैं ये मैंने बनाए हैं, और फंक्शन आपको गिवन है तो आप डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएट करके उसकी स्लोप इजीली निकाल सकते हो। दिस इज स्लोप, आपको कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, स्लोप ये रही। बट एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना एग्जैक्ट स्लोप निकालने के लिए। ये तो ये तो स्लोप का भी एक तरीके से फंक्शन है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं। हाँ, इंटरवल्स कैसे बनाएंगे वो डिस्कशन अभी करते हैं। ये हमने बना दिए इंटरवल्स। अब इस इंटरवल में से एफ एक्स में वैल्यू बस प्लस माइनस देखना है हमको कि साइन क्या बनेगा। एफ डैश का डेरिवेटिव का साइन क्या बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। -5 -1 में से कोई भी वैल्यू उठा के इसमें डालो, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। हमने डाल दिया माइनस का सिंबल, यहाँ पर डालोगे प्लस का सिंबल आएगा। मतलब कि अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन, और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल। इसमें आपको वैल्यूज पुट करके डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी होती तो मैं क्या करता, ये हो जाता y, मैं इस इंटरवल में से कोई दो x की वैल्यू उठाता, यहाँ पर पुट करके देखता अलग अलग x की वैल्यूज को कि y क्या बनता है। लेट से मैंने पहले -4 उठाया और -2 उठाया, यहाँ पर पुट करा, देखा -4 से -2 जाते टाइम y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, या -5 और -1 उठा लो। अब -1 डालेंगे तो 0 आएगा, तो -1 मत डालो, -1 से थोड़ा छोटा डालो। अगर आपको इंटरवल्स बनाने का केस याद हो तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जनरली वहाँ पर 0 मिल जाता है, जहाँ पर वो ब्रेक हो रहा होता है, इस वजह से वो 0 मिलेगा। -1 इंक्लूडेड नहीं, इसलिए मैंने -4 और -2 लिया था। -4 और -2 इसमें पुट करके देखो, -4 से क्या आंसर मिलेगा, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 2, 2 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4, 4 - 2 = 4,
यहाँ पर साइड में ऐसा करते हैं, लिख ही लेते हैं। आप मुझे बताओ f ऑफ -4, f ऑफ -2, f ऑफ 1, f ऑफ 3, बताओ वैल्यूज। अच्छा, प्रेम ने बोला हमें एफ एक्स में पुट करना है या एफ डैश एक्स में। अभी ना एक सेकंड बताता हूँ, पहले ये चार वैल्यूज बता। प्रेम ने बोला 5, -3, 0। किस किस के आंसर्स हैं ये? लाइन वाइज बता रहे हो ना? चलो, 5, -3, 0 और 12 देखने में ठीक सा लग रहा है, शायद ठीक ही हो आंसर्स। अगर ये आंसर्स हैं तो अब एक तरीके से मान लो इंटरवल्स बनाने के बाद ये आपका पहला ऑल्टरनेटिव है और ये आपका दूसरा ऑल्टरनेटिव। अगर आप -4, इंटरवल है -5 से -1 पहला, मतलब कि -4 से -2 जाते टाइम, -4 से -2 जाते टाइम हम लेफ्ट से राइट गए तो फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, वैल्यू छोटी हो गई, मतलब कि इस केस में फंक्शन इज डिक्रीजिंग। 1 से 3 जाते टाइम, लेफ्ट से राइट जाते टाइम वैल्यूज जो हैं वो बढ़ गई, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज निकाली और देखा लेफ्ट से राइट जाते टाइम वैल्यूज इंक्रीज हुई या वैल्यूज डिक्रीज हुई। ये वैल्यूज कैसे आई तान्या? ये वाली तो मैंने रैंडम वैल्यूज ली इंटरवल्स के अंदर से, और ये वाली वैल्यूज आई एफ एक्स में पुट करके। एफ एक्स में पुट करके। और अगर आप सेकंड ऑल्टरनेटिव देखते हो तो हम यहाँ पर साइन देखते हैं एफ डैश एक्स का। हमें एफ एक्स से कोई मतलब नहीं है, हम साइन देखेंगे डेरिवेटिव का। और डेरिवेटिव के साइन के ऊपर कमेंट करते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी बस ऐसा मत करना कि एक वैल्यू इस इंटरवल की ले ली, एक वैल्यू इस इंटरवल की ले ली, मतलब -2 और 1 को कंपेयर मत करना, क्योंकि वहां पर कर्व ऐसे चेंज हो रहा होगा ना, आधा पार्ट इंक्रीजिंग में जा रहा होगा, आधा डिक्रीजिंग में जा रहा होगा। एक ही इंटरवल की कोई दो वैल्यूज उठा के देख लेना। दोनों चीजें समझ में आई डिफरेंस? एफ एक्स एक अलग कंसेप्ट है, डेरिवेटिव एक अलग कंसेप्ट है। एफ एक्स वाले पर जा रहे हो तो देखो इंटरवल्स तो आपको दोनों केसेस में बनाने पड़ेंगे। इंटरवल्स कैसे बनाने हैं अभी नेक्स्ट डिस्कशन हमारी वही है। इंटरवल्स बनाने को छोड़ दो। आफ्टर मेकिंग इंटरवल्स, अगर आप एफ एक्स वाले मेथड पर जा रहे हो तो एक इंटरवल में से दो वैल्यूज उठाओ, लेफ्ट से राइट जाते वक्त देखो कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं सोचना। दूसरे ऑल्टरनेटिव में डेरिवेटिव करो, इंटरवल्स में से कोई भी वैल्यू उठा के चेक करो कि डेरिवेटिव नेगेटिव बना या पॉजिटिव बना, और उस नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बना दो। इस केस में आपको फंक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचना, हम डेरिवेटिव के बेसिस पर कमेंट कर रहे हैं ऑन द नेचर ऑफ फंक्शन। पक्का क्लियर? किसी को कुछ डाउट हो इस चीज में तो बता दो। ये टेबल में साइन वाला कॉलम समझ नहीं आया। अच्छा आगे, ठीक। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें जिसको चीज समझ में नहीं आई बता दो। इंटरवल्स कैसे बनाने हैं अभी डिस्कस करेंगे। सबको क्लियर है ना यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं?
बात आती है इंटरवल्स बनाने की। तो अब ध्यान से देखो, इंटरवल्स बनाते टाइम हम इंक्रीज अगर देखते हैं तो इंक्रीज जहाँ ख़त्म होके इंक्रीजिंग फंक्शन जहाँ से डिक्रीज हो रहा होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट। उस पॉइंट पर कर्व ऐसे मुड़ रहा होगा, मतलब कि अगर मैं वहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाता हूँ तो वो हमेशा पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। क्योंकि किसी और पॉइंट पर अगर बनाऊंगा, मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर बना देता हूँ टेंजेंट, तो इससे पहले भी इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है। एक ये पॉइंट ऐसा मिलेगा और एक नीचे वाला पॉइंट ऐसा मिलेगा, मतलब जहाँ पर हमारी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वही वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ से हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा होगा या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन स्लोप या फिर टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। ये स्टेटमेंट समझ में आ गई? ठीक है, जिसको नहीं आई एक बार पूछ लेना। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपका आगे का बहुत सारा कंसेप्ट टिका हुआ है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती और बाय चांस किसी को समझ में ना आए और पूछने का मन भी ना हो कि क्यों हुआ, तो इसको याद कर लेना कि जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा होगा, जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पर हमारी स्लोप या टेंजेंट जो है कर्व पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे आपने ग्राफ बनाया वो वर्टिकल नहीं हो सकता। वर्टिकल ग्राफ का क्या मतलब हुआ? ऐसे साक्षी, फिर आप y और x एक्सिस को चेंज कर दोगे। यहाँ पर हम जो रीड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर लिया है y, यहाँ पर है x, और ये जो फंक्शन है ये चल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अगर आप इसको वर्टिकल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y, और ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई की जगह बन जाएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। वेरिएबल्स चेंज कर दिया आपने बस, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। उस केस में आप हर चीज़ उल्टा ले लोगे, आप बोल दोगे कि टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और वहाँ से भी सेम कंसेप्ट निकल आएगा। आपने जस्ट वेरिएबल्स चेंज कर दिया और कुछ नहीं हुआ। सर इस टेंजेंट वाली स्टेटमेंट का क्या फ़ायदा? टेंजेंट वाली स्टेटमेंट का फ़ायदा ये है कि अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स डेरिवेटिव जो बराबर होती है स्लोप के, वो बराबर आ जाएगी ज़ीरो के, क्योंकि एक्स एक्सिस की स्लोप ज़ीरो होती है। पैरेलल वाले कंसेप्ट के हिसाब से स्लोप्स आर इक्वल, तो टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी ज़ीरो के बराबर।
ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में आपको नीचे वाले में दिखा देता हूँ मैंने इंटरवल्स कैसे बनाए। ये था डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव में हो सकता है कि अगर मैं इंटरवल लूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मुझे फाइंड करना है कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। बट मेरे माइंड में है कि जहाँ पर भी वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा उस पॉइंट पर स्लोप जो है वो जीरो के बराबर होगी। जहाँ पर भी ग्राफ में चेंज हो रहा होगा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में, वहाँ पर स्लोप जीरो के बराबर होगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जहाँ पर भी ग्राफ चेंज कर रहा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, उस केस में एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -1। मतलब कि मेरी नंबर लाइन -1 पर हो गई ब्रेक। मेरी नंबर लाइन -इन्फिनिटी इन्फिनिटी -1। मैंने -5 ऐसे ही ले लिया था, वो माइनस इन्फिनिटी कर देना चाहे। माइनस इन्फिनिटी से -1 एक इंटरवल बना और -1 से इन्फिनिटी दूसरा इंटरवल बना। इस पर हमने चेक करा तो नेगेटिव सिंबल मिलेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरे इंटरवल पर हमने देखा तो पॉजिटिव है, तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। -5 तो मैंने ऐसे ही ले लिया था कि आपको माइनस इन्फिनिटी का वो ना लगे कि हर बार हम माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में अगर गिवन होता कि -5 से इन्फिनिटी चेक करना है तो वो ले लो, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ प्रेम, हमेशा एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होगा, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि फंक्शन जहाँ पर भी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग गया वहाँ पर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के लिए स्लोप को जीरो बनना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में होगा, तो इस वजह से हम उसको रेफर भी नहीं करते। वो ऑब्वियस ही बात है, हम सीधा लिख देंगे पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसलिए तो वैसे ही ब्रेक करा है जैसे हाँ अभी ना, मैं भी तो कल यही कह रहा था कि नंबर लाइन वैसे ही ब्रेक होती है। वहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। वहाँ पर हम इंटरवल्स की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करते हैं, यहाँ पर हम इंटरवल्स की वैल्यू को डेरिवेटिव में पुट करके प्लस माइनस का सिंबल चेक कर रहे हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बाकी सब कुछ सेम। किसी को इस कंसेप्ट में और कुछ दिक्कत किसी भी टाइप की कि हमने ज़ीरो क्यों लिया, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेंज क्या है, या बाकी कुछ भी? कुछ भी नहीं ना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको सब समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2। मेथड मेंशन होगा हर क्वेश्चन में। प्रेम, मेथड मेंशन नहीं होगा, और अपनी तरफ से कभी भी फंक्शन वाले मेथड पर मत जाना, डेरिवेटिव पर जाना। एक्चुअली ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक तरीके से बेस लगा लो मैक्सिमम मिनिमा का, क्योंकि अभी हमने फंक्शन और फर्स्ट डेरिवेटिव के बीच में कंडीशंस पढ़ी, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव के बीच में भी चीज़ देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव से क्या पता चलता है, और फिर उन तीनों चीज़ के बीच में एक तरीके से कंपैरिजन देखेंगे कि कब किस चीज़ को अप्लाई करा जाता है, कब हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं, कब सेकंड देखते हैं। और फंक्शन से आप कंफ्यूज ना करो, इस वजह से फंक्शन के बारे में बताया है कि आप कभी फंक्शन में वैल्यूज ना डाल दो। सेकंड मेथड
सेकंड मेथड कौन सा? सेकंड मेथड डेरिवेटिव वाला अभी ना। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करने हैं इंटरवल्स जहां पर हमारा फंक्शन 2x² माइनस 3x इज, पहला पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहली चीज तो यहाँ पर सिर्फ इतना क्वेश्चन है, इंटरवल्स के आपको रेंज नहीं दे रखी क्वेश्चन में कि कहाँ से कहाँ तक चेक करना है। तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं इंक्रीजिंग के और डिक्रीजिंग। चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और उसके बाद आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में 2-3 अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, वो बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ फंक्शन है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x, वेयर x जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, ये ना भी लिखो तो चलेगा, क्वेश्चन में गिवन है तो वो वाली चीज़ लिखो। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। पुट f dash x is equals to 0, this implies 4x minus 3 is equals to 0 और x की वैल्यू आ गई 3/4। x की वैल्यू आ गई 3/4, विच मीन्स कि हमारी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो जा रही थी वो ब्रेक हो गई एट पॉइंट 3/4। दो इंटरवल्स बन गए। अब वहां पर तो हम यहाँ प्लस माइनस डाल देते थे, अभी नहीं डालेंगे, हम बनाएंगे एक टेबल। हमने बनाई एक टेबल, दो इंटरवल्स हैं, पहला कॉलम इंटरवल्स, दूसरा कॉलम साइन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा कॉलम नेचर ऑफ फंक्शन। इंटरवल्स हैं माइनस इन्फिनिटी से 3/4, दूसरा इंटरवल है 3/4 से इन्फिनिटी। साइन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव 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 था 4x माइनस 3, डेरिवेटिव है हमारे पास 4x माइनस 3, डेरिवेटिव है हमारे पास 4x माइनस 3। मैं पहला इंटरवल डाल के देखता हूँ, 3 माइनस इन्फिनिटी से 3/4, कुछ भी वैल्यू डाल दो, 0 डाल देते हैं तो आंसर आएगा नेगेटिव का। वैल्यू नहीं लिखनी, हमें सिर्फ प्लस माइनस के सिंबल्स लगाने, या तो माइनस लगा दो, वैसे तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा है कि माइनस है तो हमने लिख दिया इट इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 लिखना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो 3/4 से इन्फिनिटी 10 डाल देते हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0। नेचर ऑफ फंक्शन लेस देन ग्रेटर देन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगी इन स्टेटमेंट फॉर्म, देयरफॉर fx is strictly increasing in माइनस इन्फिनिटी से 3/4 and
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 3/4 से इन्फिनिटी। सर उल्टा नहीं हो गया? उल्टा हो गया क्या? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है। इफ लास्ट में एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर एफ डैश एक्स कांस्टेंट आ गया, अगर एफ डैश एक्स कांस्टेंट आ गया तो आपको एक्स की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, नंबर लाइन ब्रेक ही नहीं हो पाएगी, मतलब पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक इंटरवल बन जाएगा। उस इंटरवल में से वैल्यू उठा के आप डेरिवेटिव में डालना भी चाहो तो रहेगा तो कांस्टेंट ही, जब एक्स की वैल्यू नहीं है। तो अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव का है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव जो कांस्टेंट आया है वो पॉजिटिव का है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन में ज़ीरो इसलिए लिया क्योंकि स्ट्रिक्टली था। साइन में ज़ीरो, साइन में नहीं 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 अभिनव, हम ज़ीरो से कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ज़ीरो से छोटा है तो डिक्रीजिंग, ज़ीरो से बड़ा है तो इंक्रीजिंग। ज़ीरो से कंपेयर करते हैं, प्लस माइनस आप नेगेटिव बोलो या ज़ीरो से छोटा बोलो एक ही तो बात है, कंपेयर करने वाली बात है वो तो। स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा 3/4 के साथ, नहीं। हम जनरली उसको 3/4 को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर वैल्यू ज़ीरो बन जाती है। हर बार राउंड, हाँ हर बार राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। चले आगे क्वेश्चन में। अच्छा, अब जो मैं आपको समझा रहा था कि ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि इंटरवल्स ढूंढो कि किस इंटरवल में फिलहाल जो हमारा x था वो बिलोंग कर रहा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि इंटरवल्स फाइंड आउट करो जहां पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। तो हमने अलग अलग इंटरवल्स बता दिए कि इस पे इंक्रीज कर रहा है, इस पे डिक्रीज कर रहा है। अगर क्वेश्चन होता चेक करो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, तो हम कमेंट क्या करते हैं? अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं चेक करो, तो आप इस क्वेश्चन में क्या आंसर देते? नहीं, अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को छोड़ो, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग के बारे में बोला होता कि इंक्रीजिंग है या नहीं तो क्या आंसर देते? अगर आपसे पूछा होता पहली चीज इंक्रीजिंग है या नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, डिक्रीजिंग है या नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, चारों में से कुछ भी पूछा हो आप आंसर देते नो में कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो फंक्शन है दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि आधा इंटरवल इंक्रीज कर रहा है आधा इंटरवल डिक्रीज कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि शो करो कि ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाली चीज़ के लिए अगर हमारे पास आधा इंटरवल इंक्रीजिंग में और आधा डिक्रीजिंग में मिल जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हम इस क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हैं here fx is neither
इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। प्रेम नहीं, क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा होता कि इंक्रीजिंग है या नहीं, तो आप स्पेसिफिक इंटरवल का रेफरेंस देके नहीं बोलते कि इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन पूछा होता कि इंटरवल निकालो जहां पर इंक्रीजिंग है, तो इंटरवल बताओ। बट अगर क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इंक्रीजिंग है या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। अभिनव, जब डेरिवेटिव से चेक करते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही आता है। अगर इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह सिर्फ इंक्रीजिंग होता, क्वेश्चन में जो बोला है इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप उस तरीके से लिख दो। स्ट्रिक्टली लिखने ना लिखने से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोला है इंक्रीजिंग लिख दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दो, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इंक्रीजिंग है, लेस देन ज़ीरो है तो डिक्रीजिंग है। कभी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो तान्या वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तभी तो 3/4 को इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनॉमियल फंक्शन ही देखूं या एक ट्रिगो का पिक कर लूं? ट्रिगो, ठीक, आंसर नंबर 3। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। क्वेश्चन में शो करना है पहली चीज, क्वेश्चन में शो करनी है पहली चीज है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। दूसरी चीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन π/2 से पाई। और तीसरी चीज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। मतलब कि एक चीज सोच के देखो कि अगर 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, तो 0 से पाई अगर मैं इन दोनों इंटरवल्स को मिक्स कर दूं तो नीदर नॉर वाला केस ही बनेगा। तो थर्ड केस तो बिना मतलब की चीज़ दे रखी है, सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मैं एक इंटरवल में ये शो कर देता हूँ कि आधा पार्ट इंक्रीज कर रहा है आधा पार्ट डिक्रीज कर रहा है, तो ना तो वो इंक्रीजिंग रहता है ना वो डिक्रीजिंग रहता है, वो नीदर नॉर वाले केस में पहुंच जाता है। ओके, तो मैं आपको 0 से पाई वाली चीज़ शो करके दिखा रहा हूँ, इंटरवल्स तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जब आप फर्स्ट केस करोगे तो नंबर लाइन को 0 से π/2 तक ही चेक करना, सेकंड केस में π/2 से पाई पर ही चेक करना, और फिर 0 से पाई। वैसे तो तीनों पार्ट्स एक साथ आएंगे नहीं, अदरवाइज आप 0 से पाई इकट्ठे शो कर दो और इंटरवल्स बना देना। तो एफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स, हमने करा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स बनेगा कॉस एक्स, पुट
एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर cos x इज इक्वल्स टू 0। अब वैसे तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा इस केस में, बट हमारे पास इंटरवल क्या है, x लाइज बिटवीन 0 से पाई। अच्छा, दूसरी चीज़, क्वेश्चन में 0 से पाई राउंड ब्रैकेट्स हैं। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते, 0 और पाई इंक्लूड करते, बट इसके बीच में जहाँ पर नंबर लाइन ब्रेक होती वहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाते। ठीक है, अब हम नंबर लाइन ब्रेक करेंगे, तो सोच के बताओ cos x 0 कहाँ कहाँ पर बनेगा इस इंटरवल में। नाइन्टी। चलो, पूरी 11th निकाल दी आप लोगों ने। डिग्रीज में बात मत करना, रेडियंस में बात करेंगे हम। वैल्यू सोचने के लिए थोड़ा इजी रहता है डिग्रीज में, बट रेडियंस में बात करेंगे हम। तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया पाई, नंबर लाइन ब्रेक हो गई पाई बाय 2 पे। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास बने दो इंटरवल्स। मुझे बस ये बताओ कि हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स में डालेंगे या कॉस एक्स में डालेंगे। कॉस एक्स में। एफ डैश एक्स मतलब कि कॉस एक्स। इंटरवल है 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई। अब वैल्यूज पुट करके मत देखना, 0 से पाई बाय 2 आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x होता है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव तो देखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x होता है नेगेटिव लेस देन 0। तो नेचर आपका बन गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो ग्राफ के अंदर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा या कॉस एक्स का, क्या लगता है? जीरो पाई बाय 2 पाई, हम बनाएंगे फंक्शन साइन एक्स का। तो 0 से पाई बाय 2 तक तो अगर आपको ध्यान हो तो वैल्यू जाती है इंक्रीज 0 से लेकर 1, और 90 से 180 वैल्यू जाती है 1 से लेकर 0। ठीक है, उसके बाद तो नीचे चला जाता है। ये हो गया हमारा फंक्शन साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, जहाँ पर उसकी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल थी वहाँ पर नंबर लाइन ब्रेक हुई। पहले पार्ट में ये इंक्रीज कर रहा था और बाद के पार्ट में ये डिक्रीज कर रहा है। नहीं नहीं अनीता, ग्राफ मैंने बताया तो, ग्राफ मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ कि आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स में कंफ्यूजन ना हो कि हम कब एफ एक्स में डालते हैं कब एफ डैश एक्स में डालते हैं। क्योंकि प्रीवियस बैचेस में मैंने देखा है कि जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है लास्ट तक कि एफ एक्स क्या है, डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, कब कौन सी वैल्यू किस फंक्शन में डालनी है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस वजह से साथ साथ आपको रिलेट करता जाता हूँ कि कब हम डेरिवेटिव में डाल रहे हैं कब हम फंक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कोई भी ये मत समझना कि मैं बार बार एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी तो कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। ग्राफ बनाना ज़रूरी है नहीं,
अगर क्वेश्चन में आएगा तो नहीं वैसे, और आ गया तो क्या बोल सकते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ तो कर ही लेना। साइन एक्स का ऐसे बनता है और कॉस एक्स का भी ऐसे ही बनता है वेव की तरह, बस यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से। जनरल सॉल्यूशन कब यूज आएगा? अभी ना जनरल सॉल्यूशन तो नहीं यूज आएगा फिलहाल। अगर आपसे सिर्फ एक्स की वैल्यू मांगी होती तो फिर भी आ जाता, बट इंटरवल कैसे बनाओगे आप जनरल सॉल्यूशन से? साइन एक्स में कब डालेंगे प्लीज बता दो। मान लो आपका डेरिवेटिव यूज करने का मन नहीं कर रहा, ये टेबल नहीं बनाई आपने, इंटरवल्स बनाए 0 से π/2, π/2 से पाई। अब इंटरवल्स बनाने के लिए तो डेरिवेटिव का यूज करना ही पड़ेगा, बट आपका आगे ये दो कॉलम बनाने का मन नहीं है तो आपने नहीं बनाया, ठीक है। आप आ गए फंक्शन की वैल्यूज पर। अब जरा फंक्शन में 0 से π/2 दो वैल्यूज उठाओ, π/3 उठा लो, π/6 उठा लो। π/6 छोटा है तो π/6 से π/3 जाते टाइम साइन एक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? π/3 से π/6 से π/3 जाते टाइम साइन एक्स इंक्रीज करेगा। वैल्यू 1/2 से √3/2 जाएगी तो इंक्रीज कर रहा है। π/2 से पाई जाते टाइम दो वैल्यूज इसमें से भी उठाओ, 120 उठा लो और 150 उठा लो, उसकी वैल्यूज निकालो जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे, और फिर देखो 120 से 150 जाते टाइम वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मतलब कि ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब 120 और 150 की वैल्यू निकालना अपने आप में बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा? आपको इंटरवल्स बनाने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो इस वजह से हम उस वाले मेथड पर नहीं जाते फंक्शन में डालने वाले पर। बट कभी अगर डालनी पड़े और चेक करना पड़े, तो अगर आप फंक्शन से y वगैरह की वैल्यू देखना चाहते हो तो हम फंक्शन में डालते हैं, और डेरिवेटिव से हमको पता चलता है ज़ीरो से कंपेयर करके कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करें एक। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे एक क्लास और लगेगी, नेक्स्ट क्लास के बाद से मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट होगा। आंसर नंबर 11th ले लेते। आंसर 11th में हमारा एफ एक्स चल रहा है x² - x+1, और हमारा x है -1 से 1। हमें प्रूव करना है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, प्रूव करना है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव करते हैं, लिख दो प्रूव करना है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाउ डेरिवेटिव कितना बनेगा? 2x - 1। इसको 0 के इक्वल पुट करा तो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा शॉर्ट में कर लूँ अब तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया। हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं, फिर नंबर लाइन ब्रेक करते हैं उस x की वैल्यू से इस इंटरवल के बीच में, या -∞ से ∞ के बीच में, और उसके बाद टेबल बना के कमेंट कर देते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। तो हमारी नंबर लाइन -1 से 1 जो जा रही थी वो ब्रेक हो गई 1/2 पर।
1/2 पर हम बना देंगे टेबल। यहाँ पर आया इंटरवल, यहाँ पर आया साइन एफ डैश एक्स का, और यहाँ पर आ गया नेचर। इंटरवल है -1 से 1/2, 1/2 से 1। 2x - 1 के अंदर अगर मैं इस इंटरवल से कुछ डालता हूँ, लेट से 0 डाल दिया तो नेगेटिव। यहाँ से कुछ वैल्यू डालेंगे 0.5 से 1 के बीच में, तो 0.5 0.8 डाल देते हैं। 0.8 इंटू 2 1.6 -1 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो पहले केस में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज, और दूसरे केस में इंक्रीज। देयरफॉर fx इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्वेश्चन क्लियर? पिछले क्वेश्चन जितना आपने करा है उतना ही हमें करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अलग शो करना है। प्रेम उसमें इतना करना, और उसके बाद इतना करने के बाद अलग अलग पार्ट्स पे कमेंट कर देना। इन इंटरवल 0 से π/2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन इंटरवल π/2 से पाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट इन इंटरवल 0 से पाई फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस 0 से पाई पर मैंने अलग अलग दिखा दिया ना, 0 से π/2 और इंटरवल्स अलग अलग बन गए। और बाकी डिपेंड करता है मार्क्स पर। मान लो हर पार्ट 3-3 नंबर का आ गया, 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया 3-3-3, तो फिर अलग अलग कर दो, ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन ही 4 नंबर का है तो अलग अलग करने का फायदा है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा, वैसे मैंने ये वाली चीज़ 11th में भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव लेके मत चलना कि अगर पहला डिक्रीजिंग आ गया तो दूसरा इंक्रीजिंग ही आएगा। वहाँ पर हम प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव लगा देते थे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर भी ऐसा मत कर देना। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये माइनस का बना, ये प्लस का बना डेरिवेटिव, मत करना इसको। इस क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल दे रखा है कि स्पेसिफिकली -1 से 1 पर ही चेक करना है। जहां ना दिया हो वहां पर -∞ से ∞। चलो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं अब। आपका है एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा एग्जाम्पल है, और इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 12 भी अच्छा एग्जाम्पल है, बट वो वाला कंसेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका एग्जाम्पल नंबर 12 भी अच्छा है और क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा है। क्वेश्चन 12 एग्जाम्पल 12 दोनों सेम लॉजिक पर है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम्पल 13 देखते हैं। फंक्शन दे रखा है हमको sin x प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर हमारा x 0 से 2 पाई जा रहा है, और 0 से 2 पाई है इंक्लूडेड। हमें करना क्या है, हमें इंटरवल्स निकालने हैं।
इंटरवल्स निकालने हैं, फाइंड इंटरवल्स। हम सबसे पहले तो करेंगे डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मैंने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करा, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स, cos x नीचे जा सकता है मतलब tan x इज इक्वल्स टू 1। बनाने को आप cot भी बना सकते हो, बट cot से ज़्यादा अच्छा साइन में देखने में लगता है। प्रेम पाई बाय 4 तो ठीक है, बट इस इंटरवल में आपको नहीं लगता कि सिर्फ पाई बाय 4 बोलना गलत होगा? 0 से 2 पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपने करा है, पूरे के पूरे सर्कल में चारों क्वाड्रेंट्स में मिला के दो जगह पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, दो जगह नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं। tan x आ गया 1, which gives x is equals to pi by 4 and ये बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखा जाता है, यहाँ पर तो 0 प्लस अल्फा लिखा जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा जाता है पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस पाई बाय 4, ये बन गया 5 पाई बाय 4। क्लियर ना सबको? जिसको ये वाली चीज समझ में ना आई हो बता देना एक बारी। उसके बाद हम करेंगे नंबर लाइन को ब्रेक। क्वाड्रेंट कैसे लिया? तान्या, क्वाड्रेंट कैसे लिया हमने? थोड़ा सा आपको 11th का भी रिवाइज करना पड़ेगा फिर। ये क्वाड्रेंट में 0 प्लस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ऑल का, सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन या फिर कॉसेक का। थर्ड क्वाड्रेंट होता है टैन या फिर कॉट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस या फिर सेक। रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में सब पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। यहाँ पर 10 पॉजिटिव होगा। एक बार बता दो कि हर क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने, प्रेम लिख दिया, और तान्या आपके आंसर का भी आंसर, क्वेश्चन का भी आंसर लिख दिया। और स्टिल इस ग्राफ को थोड़ा और बेटर तरीके से मैंने, जो आपका इनवर्स ट्रिगो के नोट्स दिए थे मैंने, उसमें देखोगे तो ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से बना रखा है। पॉजिटिव एंगल, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5, नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, वहाँ से आप और रेफर कर सकते हो। मेन तो यही काम आता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव हैं और किस क्वाड्रेंट में किस तरीके से लिखते हैं। वहाँ पर मैंने और भी तरीके से लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली ये 4 तरीके से लिखते हैं। सो नंबर लाइन को करेंगे ब्रेक। नंबर लाइन ब्रेक करने के लिए हमें इंटरवल 0 से 2 पाई दे रखा है, 0 से 2 पाई। हमने ब्रेक करा पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पर। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं टेबल नहीं बना रहा। यहाँ पर आएगी टेबल। मैं आपको यहीं पर प्लस माइनस के सिंबल्स लगवा रहा हूँ। डेरिवेटिव था, हम tan x में वैल्यू पुट करें या cos x माइनस साइन x में? बस मुझे एक चीज़ का आंसर दो, cos x माइनस साइन x में वैल्यू पुट करके देखें या tan x के अंदर।
जल्दी बताओ। तीसरा ऑप्शन भी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं इंटरवल्स की वैल्यू इसमें पुट करूं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में या टेन एक्स में। आयुष ने बोला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्रेम ने टेन एक्स, तान्या टेन एक्स। अभिनव आंसर तो सेम ही आएगा, सोनाक्षी दोनों ही ठीक होंगे। यहाँ पर इज इक्वल्स टू जीरो ले लिया तो आपको नहीं लगता गलत हो गया? टेन एक्स को एज्यूम करना गलत नहीं हो जाएगा? हम चेक करेंगे साइन इन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जीरो पुट करने से पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, उसमें वैल्यू पुट कर देना जीरो पुट करने से पहले। ठीक है ना? जीरो से लेकर पाई बाय फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। अब देखा कैसे जाए कि डेरिवेटिव पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। बीच में है माइनस का सिंबल। अगर ये माइनस की जगह होता प्लस, अगर ये माइनस की जगह होता प्लस, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बन जाता पॉजिटिव। बट माइनस, पाई बाय फोर पर कॉस एक्स और साइन एक्स होते हैं सेम वैल्यू 1/√2। पाई बाय फोर से पहले कॉस एक्स बड़ा होता है, साइन एक्स बड़ा होता है? कॉस एक्स बड़ा होता है, क्योंकि जीरो से पाई बाय टू पर, जीरो से पाई बाय फोर जाते टाइम, जीरो से पाई बाय फोर जाते टाइम साइन जाता है जीरो से 1/√2 और cos x जाता है 1 से 1/√2। तो ऑब्वियसली cos की वैल्यू बड़ी, साइन की वैल्यू छोटी। लार्जर माइनस स्मॉलर मतलब कि पॉजिटिव। पाई बाय फोर से 5 पाई बाय फोर मतलब आधा फर्स्ट का, आधा फर्स्ट का और आधा सेकंड का। तो सेकंड वाले पर क्यों जाना, आधा फर्स्ट का देख लेते हैं। इंटरवल तो पूरा सेम है ना, वैल्यू या तो नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। तो रिमेनिंग हाफ जो है फर्स्ट का, पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक का, पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक का, उसमें बताओ साइन बड़ा या कॉस बड़ा? पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक साइन जाएगा 1/√2 से 1 और कॉस जाएगा 1/√2 से 0। वहां पर होगा साइन बड़ा, स्मॉलर माइनस लार्जर, माइनस 5 पाई बाय फोर से 2 पाई। अच्छा वैसे मैंने ये क्या बोला 5 पाई बाय फोर के बारे में? ये सॉरी ये अ, एक तरीके से देखो, ये पाई बाय फोर था, ये है हमारा फर्स्ट इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक। 5 पाई बाय फोर मैंने गलती से सेकंड क्वाड्रेंट आपको बोल दिया था, सेकंड का हाफ, वो बेसिकली थर्ड में जाएगा। तो वो इस तरीके से ये वाला पार्ट लेगा, आधा फर्स्ट का, पूरा सेकंड और आधा थर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट वो जा रहा है यहाँ तक 2 पाई तक, 5 पाई बाय फोर से 2 पाई तक, आधा थर्ड का, फोर्थ, बस। ओके सो 5 पाई बाय फोर से 2 पाई, आधा थर्ड है और पूरा फोर्थ है।
अब कैसे देखा जाए? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, साइन होता है नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। पॉजिटिव माइनस ऑफ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, वो बन जाएगा पॉजिटिव। एफ डैश एक्स का जो सिंबल है उसके बेसिस पर कमेंट करा जाए इंक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें और इंक्रीजिंग फंक्शन इसमें। आपसे कमेंट करने के लिए कहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले इंटरवल बताओ और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले। तो आप आंसर में लिखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 से π/4 यूनियन π/4 से 2π। थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ रहा है हाफ और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। प्रेम तो वैल्यूज इस तरीके से होंगी कि कॉस बड़ा बन रहा होगा। तभी तो मैंने आपसे बोला वो आधे आधे जो क्वाड्रेंट्स जा रहे हैं ना, उनमें से वैल्यू उठाने की जगह ऐसे क्वाड्रेंट में से उठाओ वैल्यूज जहां पर आपको श्योर शॉट मिल जाए। इस पूरे इंटरवल में मान लिया आधा थर्ड है और पूरा फोर्थ है, बट या तो पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव होगा। तो मैं आधे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्यों फंसूं जहां पर मैं श्योर ही नहीं हूं कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप वैल्यू पुट करके देख लो, उससे भी काम चल जाएगा। आप वैल्यूज डाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं टाइम बचाने के लिए बस आपसे बोल रहा था कि क्वाड्रेंट बेसिस पर चेक कर सकते हो। ये चीज़ सबको क्लियर है? इसका आंसर क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग है, जीरो इंक्लूड होगा क्योंकि क्वेश्चन में था। 0 से π/4 यूनियन 5 π/4 से 2π, 2π भी इंक्लूड होगा एंड डिक्रीजिंग इन π/4 से 5 π/4। यूनियन वाली चीज़ थी जहाँ पर आपके दोनों के दोनों मिल रहे हैं ना, ये भी इंक्रीज है ये भी इंक्रीज है, तो दोनों को मर्ज करके लिखने के लिए एंड लगाने की जगह यूनियन लगा देते हैं। और ये सारी चीज़ मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं थी, मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ पर ग्राफ बना हुआ था। तो टेबल में बना के 3 कॉलम्स बनेंगे और 3 कॉलम्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा जो आगे लिखा है कि इंक्रीज इंटरवल यूनियन इंटरवल डिक्रीज इन इंटरवल, और प्लस माइनस वगैरह के सिंबल्स टेबल में आएंगे। ये मैं बुक में से दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल तो है ही है। ये देखो टेबल तो आएगी इस तरीके से जहाँ पर आपने इंटरवल बताए, साइन बताए और नेचर बताया, और इसके बाद स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा इस तरीके से f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स। ये क्या करा इन्होंने, एंड लगा दिया। अच्छा एंड भी लगा सकते हो और x बिलोंग्स टू करके लिखोगे तो यूनियन भी लगा सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख दो। और ये रहा डिक्रीजिंग। सबको क्लियर है ये वाली चीज़ें?
तो एक टाइप का क्वेश्चन बच गया, वो जो एग्जाम्पल नंबर 12 था वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का अपना ये कवर करके आना, इस एक्सरसाइज में और भी बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करके आना। होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.2 ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और टेस्ट के अंदर यही वाला चैप्टर डाल देंगे, चैप्टर नंबर 6। दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 भी डाल दूँ, देखेंगे 2 या 3 कोई एक चैप्टर आ जाएगा बीच में, और 6 में मैक्सिमम मिनिमा छोड़ के बाकी सारा। आपको इस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन अभी नहीं करने वो बता देता हूँ बस। 12 क्वेश्चन तो डिस्कस ही नहीं हुआ प्रेम, बस एक चीज़, एक टाइप का क्वेश्चन है वो बता देता हूँ कौन सा है, जिसमें एंगल आपको x की जगह कुछ बड़ा एंगल दे रखा हो, 2x 3x 4x वगैरह। जो अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं इस टाइप के जहाँ एंगल बड़ा है, पावर्स हो चलेगा, बट जहाँ पर एंगल्स बड़े हों उन क्वेश्चंस को मत करना। मतलब कि आप फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट कर सकते हो, सेकंड और थर्ड पार्ट मत करना। ठीक है, बाकी पूरी एक्सरसाइज में इन दो क्वेश्चंस के अलावा कहीं पर भी एंगल्स बड़े नहीं है, मतलब दिख तो नहीं रहा मुझे, और बाई चांस अगर मिल जाए तो बड़े वाले एंगल्स को छोड़ देना। ओके।